करवाते हैं और कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से करवाते हैं, बल करवानी चाहिए प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि नेचुरल ब्यूटी होती है। जी करवानी चाहिए। जिन लोगों की एज बढ़ रही होती है, उनके रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो फ्रेशनेस की ग्रो के लिए कि इनके ग्लो करे उनका फेस। मेरी बंदी होगी, वो मुझे कहेगी मैं उसके लिए अच्छा लगना चाहूँगा, ये रियलिस्टिक बात है। आई डोंट लाइक माई नोज शेप, तो मैं अपने नाक करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। आज हम बात से बात में एक ऐसे मसले पर बहस करेंगे जो पहले कभी नहीं छेड़ी गई। जहां औरतों को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, वहां क्या उन्हें अपने चेहरे और ज़ाहिरी खूबसूरती को लेकर भी फैसला करने का हक है या नहीं? इस की मजहब में कितनी इजाजत है और हमारा माशरा इस पर क्या सोचता है? मगर इससे पहले देखें फिल्मी दुनिया के सितारों की नाक की ये कहानी। इंसानी चेहरे का सबसे अहम हिस्सा नाक। पॉइंटेड नोज की ख्वाहिश तो सभी को होती है, लेकिन पैदाइशी तौर पर खूबसूरत नाक बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। यही वजह है कि शोबिस के लोग दौलत और शोहरत के बावजूद बैड नोज की फिक्र में लगे रहते हैं, और यही फिक्र लाहक हुई एंजेलिना जोली को भी। उन्होंने करवाया नोज जॉब यानी अपनी रीनोप्लास्टी और किया अपने नाक का मसला हल, और अब उनका नाक पहले से जरा पॉइंटेड दिखता है। बॉलीवुड में भी नाक का मसला एक अहम मसला है जनाब। मासूमियत से भरपूर मनीषा कुराला को भी शिकायत थी अपनी बुरी नाक से। अब हल क्या करवाना था जनाब? गई छुरी के नीचे, गॉट हर रीनोप्लास्टी डन, और फिर भी अपने नाक से कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। मनीषा लांबा को भी शिकायत थी अपने बुरे नाक से। करवाई उन्होंने सर्जरी, और उनके नाक को उनसे अब भी शायद यही शिकायत है कि वो उनके चेहरे का सबसे कम खूबसूरत हिस्सा क्यों है। कोएना मित्रा बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो छुरी के नीचे इतनी बार जा चुका है कि भाई अब क्या कहें। कोयना को भी शिकायत थी अपने बुरे नाक से। So for her bad nose, she went under the knife, and after the surgery, उन्होंने करवाया अपने नाक का मसला हल। लेकिन शायद ऑपरेशन के बाद भी मसला ठीक नहीं हुआ। प्रियंका चोपड़ा यानी पेगी चॉप्स, उनको भी शिकायत थी अपने नाक से। गई छुरी के नीचे, करवाया ऑपरेशन, और अब शायद बॉलीवुड में वो अपने नाक को जरा ऊंचा फील करती हैं। नाक बहुत अहम मसला है जी। कभी नाक ऊंचा रखने की फिक्र, तो कभी कटने का खतरा। So nose problem is really a very big problem. गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं प्रोफेसर फरीद अहमद खान साहब, प्रोफेसर हैं प्लास्टिक सर्जरी के एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आलिम दीन है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी मारूफ टीवी एंकर मतीरा, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी इब्तिसाम साहब। जब हम दीन के बारे में, दीन के हवाले से आते हैं, तो हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? क्या हमें प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी की हमें इजाज़त है या नहीं है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है कि मेडिसिन के फील्ड में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, उसका बुनियादी मसला तो मकसद तो ये था कि इंसानों के जितने प्रॉब्लम हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कोई ना कोई अब्यूज़ भी हुआ है कि इंसानों ने कहीं एटम बम बना लिया है, कुछ दूसरी चीज़ें बना ली जिनका अल्टीमेटली इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुँचा। मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों को जो पैदा किया, आम तौर पर तो उसमें इंसान डिफेक्टिव नहीं होते, लेकिन बसा औकात इंसान जो है ना इनबॉर्न कोई डिफेक्ट लेके पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसकी बेहतरीन यूटिलिटी ये है कि उनके डिफेक्ट्स को रिमूव करके जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बसा औकात जिस तरह का हमारी दुनिया में से ग्लैमर का और ये एक ब्यूटी का कंटेस्ट का एक माहौल बन गया, उसके अंदर कई दफ़ा लोग जो है ना खाम खा भी अपने अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं जो नेचर ने उनको
जिसका मैं समझता हूँ कि मुकल्लफ नहीं ठहराया होता, लेकिन वो अपने साथ सेटिस्फाई नहीं होते या अल्लाह तबारक व तआला की तहलीक पे सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ इन मकासद के हसूल के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करना जो है ना कलाम हमीद की सायद से जो है ना हम आहंग नहीं है कि ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह ही, कि अल्लाह तबारक व तआला की तहलीक को तब्दील करना ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कोई डिफेक्ट हो, कोई आर्जा हो, उसका इलाज कराना, उसको दुरुस्त कराना, इसमें तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है। इसका मतलब फिर इब्तिसाम साहब, जिस तरह मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह मतलब ब्रेसेस लगवाए जाते हैं या फिर उसके अलावा मतलब फेशियल हेयर जो है उनको रिमूव किया जाता है, इसका भी बिल्कुल हम इजाजत नहीं, क्योंकि ये तो मतलब एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने जिसके साथ आपको बनाया है। देखें, ये बुनियादी तौर पर बात, उसमें फिर हमें ये देखना पड़ता है उसमें अबनॉर्मलिटी मौजूद है कि नहीं। अगर दांतों में कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी मौजूद है कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं है, तो उनकी पोजीशन को ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। या औरत के चेहरे पे ऐसे बाल मौजूद हैं जो उसकी मर्दाना मुशाबत का सबब बनते हैं, तो उनको रिमूव करवाने में भी हर्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इंसान के अंदर एक इनर जो है ना कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं। हर वक्त जो है ना ग्लैमर और ब्यूटी कंटेस्ट के चक्कर में पड़ा रहता है, और जो मकसद है उसकी तहलीक है, यानी अपनी अल्लाह की बात करना, या अपने दीगर जो इंसानी मुआशरे में रहते हुए लवाजमत पूरे करना, इनसे इंसान काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। मतीरा की तरफ चलते हैं। मतीरा, आप ग्लैमर की दुनिया से जो है ताल्लुक रखती हैं, शोबिज़ के साथ आपका ताल्लुक है। इब्तिसाम साहब की आपने बात सुनी कि मतलब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक चल रहा है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और अगर आप एक नॉर्मल, आपके पास मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी शक्ल में या आपकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या इजाजत होनी चाहिए हर इंडिविजुअल को अपने लिए खुद ये डिसाइड करने की? वेल आई बिलीव खूबसूरत होना हर इंसान का हक है, ठीक है। एंड अगर चीज़ से अनकंफर्टेबल हो, जिस तरह काफ़ी दफ़ा ये होता है दैट लड़कियां थोड़ी सी सांवले रंग की होती है तो रिश्ता नहीं आता, कभी बेचारी लड़की का नाक अजीब सा होता है तो उससे कुछ अच्छे घर से रिश्ते नहीं आते। और ऑफ कोर्स हर लड़की को कुछ अच्छी तरह ही जीना है, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू लुक प्रिटी एंड एवरीवन वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव फॉर देयर हस्बैंड्स। सो आई बिलीव अगर किसी को ये करना है and this will solve the problem, then I think so they should go for it, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी और ये सारी चीज़ें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप करना चाहे आप कर ले। इफ़ यू आर अनकॉन्फिडेंट और आप समझते दैट अगर मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है या अगर मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, then you should go and you should be confident, it's not something bad। इब्तिसाम साहब, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके मियाँ को नहीं एक चीज़ पसंद और आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। उसको नहीं, इन्होंने जिस तरह की बात की है ना उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उनका आर्गूमेंट जो है ना उसके अंदर थोड़ा डाइकोटमी है। इन्होंने एक तरफ तो बात की है नाक के टेढ़े होने की, टेढ़े नाक के मसले में तो उसको मैं समझता हूँ ठीक करवाने में कोई हर्ज वाली, क्योंकि एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। बड़ा नाक, हाँ बड़ा, मैं समझता हूँ अगर बड़ा नाक इस तरह का नहीं है, इसमें एबनॉर्मलिटी मौजूद नहीं। मैं ये समझता हूँ जब इंसान में एक मरतबा ये डिज़ायर पैदा हो जाती है कि मैंने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, तो ये फिर इंसान का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ पे जाकर इंसान रुक जाए, बल्कि सारी की सारी ज़िंदगी जो है ना वो उस तरफ एक ड्राइव जो है उसको मैं समझता हूँ लेके जाती है। और ये बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर जो है ना इस मकसद के लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया, और ना ही अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मुकल्लफ ठहराया और ना ही इसकी इजाज़त दी है कि ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह। अल्लाह ने अगर इंसान को परफेक्ट बनाया और उसमें कोई नॉर्मलिटी मौजूद नहीं है तो इंसान जो है, इसका मतलब है नेचर के अगेंस्ट जो है वो एक अपने आप को जो है ना उसके रिवोल्ट करना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। देखिए, एक सांवला रंग अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला की हिकमत के अंदर या नेचर के जो एक इंडिकेशन में इस तरह की बात मौजूद थी, अल्लाह उसको सांवला रंग बना रहा है। हमारे जीन्स के अंदर इस चीज़ का सारा मैसेज अल्लाह ने एम्बेड किया हुआ था कि हमने सांवले होना है या गोरे होना है या हमारी हाइट जो है कितनी होनी है। अगर हम उन चीज़ों को भी मैं समझता हूँ अगर उनको बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ इसकी मिसालें पहले हमें इससे मजीद भी जो है ना देखने में आ चुकी हैं कि जेंडर जो है ना उसकी तब्दीली के ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो फिर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। मर्द नहीं रहना चाहता तो वो औरत बन रहा है, या औरत नहीं रहना चाहती मर्द बन रही है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इसका मतलब है इसको वहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए जहाँ बीमारी है, एबनॉर्मलिटी है, कोई ऐसा मसला है जो इंसान को फिजिकली इफेक्ट कर रहा है तो या साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है, तो उस वहाँ तक कोई इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको अपनी विल के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर इसका कोई ठहराव नहीं है। फिर ये बात भी होनी शुरू हो जाएगी कि मैं मर्द हूँ मैं औरत बनना चाहता हूँ, मैं औरत हूँ मैं मर्द बनना चाहती हूँ। फिर मैं समझता हूँ ये कोई बात जो है ना दुरुस्त नहीं है। टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें तो देर नॉट अलाउड इन इस्लाम एंड आई बिलीव जो ये काम करता है वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन्होंने बोला था अगर किसी का सांवला रंग हो, ठीक है, अल्लाह ने बना लिया, पर दुनिया उन बेचारे बच्चियों को क्यों पनिशमेंट देती है? कभी उन लोग से रिश्ते नहीं आते तो वो लोग क्या करें? एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वो लोग कुछ एक स्टेप तो लेंगे ना नॉर्मल बनने के लिए। मैं बात करी थी टेढ़ा नाक मोटा नाक जिस तरह का भी नाक हो, पर आई बिलीव हर बंदा चाहता है दैट उसकी बीवी खूबसूरत हो एंड
अगर कोई ज़्यादा खूबसूरत खातून आ जाए तो काफ़ी मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर उस खातून के पीछे लग जाते हैं। तो बीवियाँ क्या करें, मतलब घर में बैठ जाए, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करें, दर इनके मर्द जा रहे दूसरी खूबसूरत खातून के पास और खुद कुछ नहीं करें? आप बताएं मौलाना साहब। जी देखिए जी, इन्होंने बात की है कि एक बंदा जो हामन का इस तरह की बीमारी पैदा हो गई है कि उसको खूबसूरत और पसंद आती है, अपनी बीवी को छोड़ कर भाग जाता है। वो जितना मर्जी सर्जरी करवा ले, वो कोई मलका हसीना आलम तो नहीं बन जाएगी, गुंजाइश तो रहेगी खूबसूरत और दोबारा ज़िंदगी में आने की। इसका मतलब ये बिहेवियर जो है ना, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। और जहाँ तक ताल्लुक है सांवले रंग का, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने ह्यूमन जो बींग्स को बनाया, उनकी साइकी में बड़ी डाइवर्सिटी पैदा की है। कोई तमाम लोगों को कोई सफ़ेद रंग ये अपील नहीं करता, बेशुमार लोग ऐसे जिनका सांवला रंग भी अपील करता है। तो ये जो अपनी जो एक एस्थेटिक सेंस है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मुख्तलिफ तरह के लोग बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है कि सांवला रंग होगा तो रिश्ता नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम तो आती है, ये हमारे मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम आती है। क्यों डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम हमने देखी हमारे है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान जो फिर हर तरह की जो है लिमिट्स को बाईपास भी करना शुरू कर दे और फिर इसका एंड कोई नहीं है। लेकिन अगर मेरा रंग फेयर नहीं है डॉक्टर साहब और मैं क्रीम लगा लेती हूँ तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई मसला और अगर उससे मुझे हो कि मैं क्रीम वाली तो ऐसी बात ही नहीं, हम तो इससे बात कर रहे हैं बकाया तौर पर एक ऐसा नया प्लास्टिक का एक रूप चढ़ा देना जो उसको अल्लाह ताला ने नहीं दिया। हमने क्रीम की तो बात की नहीं है, हमने चेहरा धोने की बात नहीं की, हमने अपने को फ्रेश करने की बात नहीं की, कंघी करने की बात नहीं की, कपड़े पहनने की बात नहीं की। जो अल्लाह ताला ने जो लवाजमत दी है नेचर की, जो उसकी एक लिमिट्स के अंदर रहते हैं, उनको अवेल करने में हर्ज नहीं है, लेकिन हम नेचर को क्यों बाईपास करें? देखिए, ब्यूटी जो है ना वो हर शख्स का इंस्टिंक्ट है। ब्यूटीफुल होना एक फितरी अमल है और हदीस में है बाकायदा, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बु जमाल, मतलब अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो लेट अस फोकस ऑन दैट थिंग कि अगर कोई बंदा सुबह उठ के अपने बाल बना लेता है तो वो बेहतर नज़र आना चाहता है। अगर हमारे पास 2 की बजाय 10 जोड़े कपड़ों के हैं, 1 जूते की बजाय 4 जूते हैं, तो इसका मतलब है हम बेहतर नज़र आना चाहते हैं। और अगर आप ये भी माने कि अगर ज़ाहिरी खूबसूरती हो तो उससे एक फील गुड फैक्टर भी आता है। अब अलामा साहब की बात को उन्होंने कुछ हद तक तो मुझे ही सपोर्ट किया है कि आप देखिए कि यहाँ जो आपने नाक का बताया, यहाँ मेरे पास सबसे कॉमन इंडिकेशन ऑफ राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब ये है कि लड़की की होने वाली सास ने कहा कि मुझे अपनी बहू का नाक ऊंचा चाहिए। तो मुझे जब इंटरेस्टिंगली लोग पूछते हैं कि जी आपके यहाँ राइनोप्लास्टी की एज क्या है, क्योंकि यूरोप जहाँ हमने काम किया है वहाँ तो अर्ली एज में हो जाती, तो मैं कहता हूँ इमीडिएटली बिफोर एंगेजमेंट। सो जो दूसरे पॉइंट था ना जी, जो आयत का अलामा साहब ने हवाला दिया, आई थिंक इस आयत में देखिए अल्लाह ताला ने ही कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ के साथ बच्चे भी प्रोड्यूस किए हैं और वो उसी की सन्नाई है, लेकिन साथ ही साथ अपने कुछ बंदों को उनको ठीक करने का हुनर भी दिया है। सो पता नहीं अल्लाह की मकदूर वो हमारे से उनको ठीक करके किसकी आजमाइश और किसको जजा देना चाहता है। इसी आयत की तफसीर एक और जगह इस तरह भी है कि अल्लाह ने एक फितरत में सबको पैदा किया है, गोया हर एक को नेक पैदा किया है और अल्लाह ये नहीं चाहता कि उसको ठीक करे। आई फुल्ली एग्री विद अलामा साहब कि, और मैं इनसे डिसएग्री करने का सोच भी नहीं सकता, नहीं करें आप डिसएग्री, इससे कोई मसला नहीं है कि काइंडली उसका मौका मुझे देना उसको डिसाइड करने का। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनका एक छोटा सा प्रोसीजर, उनके फेस से एक छोटी सी रिंकल हटाने या एक स्कार रिमूव करने से उनकी सेल्फ इस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी प्रेजेंटेशन में इतना फ़र्क पड़ जाता है दैट यू कांट बिलीव। लेकिन उसके मुकाबले में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो असल में तो साइकाट्रिक पेशेंट होते हैं, लेकिन वो अपना फ़रार कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। एक नॉर्मल बंदे को आइडियल बनाना है या बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। सो अब आप मुझे बताएं, अगर एक आदमी मेरे पास आता है और वो कहता है मेरे आईलिड के नीचे हल्के हैं और लोग मुझे कहते हैं कि जी आप तो खुदा न खास्ता अल्कोहल लेते हैं, और मैं जबकि डॉक्टर साहब मैंने तो कभी पिया ही नहीं। एक दादी अम्मा आती हैं जो कहती हैं जी मेरा पोता मुझे कहता है कि आपके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ क्यों हैं। तो अब अगर साइंस ने हमें ये मौका दिया है और हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो विद इन लिमिट्स रह के मेरे ख्याल में तो इसकी ना सिर्फ परमिशन होनी चाहिए, और लास्टली आप देखें इस तरह तो आप मेडिसिन की बहुत सी फील्ड बंद कर देंगे। साइकाट्री जिसमें अलामा साहब बड़े इंटरेस्टेड भी हैं, आप देखें साइकाट्री में क्या है, आप किसी मरीज़ को क्यों ठीक करते हैं? इसलिए कि वो डिप्रेस्ड है, वो बेहतर हो जाए। तो अगर प्लास्टिक सर्जन वही काम कर देता है अपने नाइफ से
तो आपको क्या एतराज़? आपकी साइकोलॉजी के साथ भी है। अगर आप सेटिस्फाई ना होने के ऊपर, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस तो हैं। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल, अगर मेरा एक रिंकल हट जाता है और मैं कॉन्फिडेंट, मुझ में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, तो इसमें क्या बुराई? मैं ये समझता हूँ अगर वो इस हद तक बदनुमा है कि इंसान की पर्सनैलिटी को नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, फिर तो हर्ज नहीं। लेकिन इब्तिसाम साहब, वो कौन डिसाइड करेगा कि बदनुमा, मतलब शायद आपको बदनुमा ना लगता हो, मुझे बहुत बदनुमा लगता हो। नहीं, इसका मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस मीडिया ने बढ़ा दी है या हमारी सोसाइटी ने बढ़ा दी है। हकीकत में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही। जिस तरह आपने यहाँ पे बकायदा तौर पर कैस्ट्रेशन की बात भी हमारे सामने हुई, पिछले प्रोग्रामों में इस तरह की बातें भी हुई कि जेंडर की तब्दीली के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब इंसान की कोई ऐसी डिजायर या विश ऐसी नहीं जहां जिसके ऊपर हम कोई कदगन लगा सकें। अगर हम उसको सिर्फ विल के बुनियाद पर उसको डिसीजन पावर दे देंगे या डेलीगेट कर देंगे तो सारी जिंदगी कहता रहेगा यूं नहीं यूं कर लो, यूं नहीं यूं कर लो। आप इब्तिसाम साहब बात कर रहे हैं जेंडर चेंज की, हम बात करें तो हमारे पास इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ शाजिया मौजूद है। शाजिया, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको बतौर एक मर्द जो है वो पैदा किया था, लेकिन आप एक औरत क्यों बनना चाहती हैं या चाहते हैं? देखें, मुझे तो सबसे पहले ये अजीब लग रहा है कि मर्द पैदा किया है। हम मर्द पैदा नहीं होते, हमारे अंदर एक जनाना रूह होता है। अगर आप ऐसा कह दें कि ना आप जनानों में से, औरतों में से हैं और ना लड़कों में से हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपने इस जो आपने मतलब कि आपने जेंडर चेंज कराया है, कि आपने सिलिकॉन कराया है, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या मतलब इस उसमें मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए क्या क्या किया है? जी, ऐसा होता है कि कुछ हमारे जनाना रूह में ऐसे कोई होते हैं जिनमें मर्दों वाली सलाहियत जो होती है वो नहीं होती, तो उसमें अगर वो उसको कुछ देखते हैं कि ना हम किसी लड़की के काबिल हैं, देखने में हम लड़के महसूस हो रहे हैं, घर वाले भी हमें लड़का महसूस करते हैं, आवाम में भी हम देखते हैं क्योंकि हम जेंट्स कपड़ों में फिरते हैं, और बाद में हमें आसा सा फील होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर मर्दाना कुव्वत नहीं है। तो अगर हम उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। और जिसका जैसे भी दिल करता है, मेरा नजरिया जहां तक है कि अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसा काम करता है, अगर उसको कोई, जैसा कि उसकी बाजू एक काम नहीं करती, अगर वो कटवा देता है, अगर कोई आंख एक काम नहीं कर रही वो निकलवा के दूसरी लगवा लेता है, तो अगर कोई भी ख्वाजा सरा में से, कोई जनाना रूह में से अगर कोई ऑपरेट करवा देती है, तो इतना ऑब्जेक्शन हमारे माशरे में क्यों इस चीज को इतना उछाला जा रहा है? इतना ऑब्जेक्शन मौलाना साहब इस पर क्यों लगाया जाता है? जिसका जैसे दिल करता है वैसे कर लेना चाहिए, आपने सुना? मैंने पहले आपको बात की है कि फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है दिल करने की। दिल इंसान जो मर्जी करता रहे, तो फिर एक बात यह है कि फिर तो कोई आप इसके लिए लिमिट जो है ना सेट नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो बात की है इसका ताल्लुक जिस्म के साथ तो है नहीं, इन्होंने अब एक रूहानी मसला खड़ा कर दिया, नफ्सियाती मसला खड़ा कर दिया। इसका मतलब यह है कि इंसान के काफी सारे इस तरह के एक्ट्स का ताल्लुक जो है ना, नहीं, मसला खड़ा नहीं कर दिया, मसला है, खड़ा कोई भी नहीं करता। अगर मसला वो खड़ा होता है कि जो मसला नहीं होता, ये ना तो है रूह में। मैंने आपकी रूहानी बात की है कि आपकी रूह में मसला है, जिस्म में मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने रूहानी इस ट्रेंड को या अपने साइकोलॉजिकल ट्रेंड को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जिस्मानी तौर पर प्रेरित करवा दिया। जिस्म किस चीज से चलता है? जिस्म रूह से ही चलता है। रूह जहां पे लेके जाती है बंदे का जिस्म वहां पे चलता है और वो ही काम करता है। अगर ये बात की, एक मिनट मैं थोड़ा एक बात को जो है ना एक काउंटर आर्गुमेंट देना चाहता हूँ, उसका डॉक्टर साहब जो है बात करें। कई मरतबा इंसान का दिल करता है शराब पी ले, कई मरतबा इंसान का दिल करता है कि वो बदकिरदारी का इर्तिकाब कर ले, कई का दिल करता है किसी की जेब पे पड़े पैसे निकाल ले। तो मैं ये समझता हूँ सारी की सारी इंसान की विल के साथ जो है ताल्लुक नहीं रखती। कोई अखलाकियात होती है, कोई मजहबी अकदार होती हैं, कोई वही की रहनुमाई होती है। अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ से आप निकाल देंगे और ये कहेंगे जो मेरा दिल करता है मैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ मुआशरे अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, नॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी, और इस तरह के वाक़यात अब आपके सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के हजारों केसेस आपके पास आए तो जी, एक सेकंड जी शाजिया, अगर मजहब की तरफ जाएं तो मजहब में तो हमारे इतनी और भी चीजें हैं। शराब भी, क्यों सब मर्द शराबें पी रहे हैं? क्यों सब औरतें शराबें पी रही हैं? चरस पीना मना है, और बाकी दूसरे काम जो जनाकारी हैं वो सब मना है हमारे मजहब में। तो सिर्फ यही काम मना है कि हाँ जी ये ख्वाजा सरा जो है ये ऑपरेट ना करवाएं, ये अपने मुंह की सर्जरी ना करवाएं, ये सिलिकॉन ना करवाएं? क्यों ना करवाएं? हम माशरे में रह रही हैं, हम इंसान नहीं है? हर चीज का ऑब्जेक्शन हम लोगों के ऊपर है। किस तरह इनको फिर डील करते हैं कि ये साइकोलॉजिकल केस है या वाकई इनको जरूरत है? आप किस तरह मेडिकल साइंसेस पे किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? मैं अर्ज ये करूंगा कि इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट यू आर सीइंग। एक चीज है, उसको हम कहते हैं जी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बाज लोगों की जीन्स में वो औरत होते हैं लेकिन अपीयरेंस में वो मर्द होते हैं। क्वेश्चन ये है, ये ना तो आपकी उन ऑनरेबल गेस्ट का प्रोरोगेटिव है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है। लामा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह तो एक अनलिमिटेड बात हो जाएगी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमें ये रिकमेंडेशन है कि आप
3 साइकाट्रिस्ट से उनका एग्जामिनेशन करा के उनकी सर्टिफिकेशन करवाएं कि उसको सिर्फ नफ्सियाती प्रॉब्लम है या उसको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है। अब आपके सामने, मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम ये ना बने तो हम खुदकुशी कर लेंगे, और वो दे कमिट सुसाइड। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बट दी डायग्नोजिंग इट, उसके लिए उसका क्रोमोसोमल एनालिसिस होना चाहिए, उसके लिए उसके हार्मोनल एसेज होने चाहिए, और हम ये सब करवा के फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये फीजिबल है या नहीं। और ये छोटी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ऐसे केसेस भी आए होंगे जिनके अंदर एक बंदे में मर्दाना एबिलिटीज भी मौजूद हैं, और कई बार बच्चों का बाप भी होता है, फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है मैं औरत बन के ज़िंदगी गुजारूँ। इस तरह कई औरतें ऐसी होती है जिनके बकाया तौर पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता जिसको आप ये कह सकें फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके बाद भी वो चाहती है कि हम मर्द बनकर जिंदगी गुजारें। तो मैं ये समझता हूँ साइकोलॉजिकल डेविएशन है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इलाज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक ह्यूमन बीइंग का अल्लाह ने जिस तरह पैदा किया आप उसको उठा के किसी नए फ्रेम में सेट करना शुरू कर दें। कई अक्सर मतलब जो इस तरह के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं होते, इतने ज़्यादा टेस्ट करवाएं, इतना ज़्यादा ये करवाएं, मतलब वो एक कहते हैं कि, और जिस तरह आपने कहा कि खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें फिर उन केसेस में आप क्या करते हैं? मैं वो एग्जांपल ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल मर्दों में ना जी, हम हेयर ट्रांसप्लांट सबसे कॉमन ऑपरेशन है कॉस्मेटिक में जो हम करते हैं। एक मर्द अपने गंज के साथ फ्रैंकली घूमता है, उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एक बेचारा सारी उम्र गर्मियों में भी विग लगा के और बुरे हाल के साथ रहता है, और वो अपने रिपीटेड हेयर ट्रांसप्लांट्स करवाता है इन ऑर्डर टू लुक गुड। अब उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन अगर आज ये इलाज मौजूद है और उसने वो करवा लिया, तो मेरे पर्सनल, लेकिन उसका डिसाइडिंग अथॉरिटी उसको दें जिसके पास उसका पूरा दुनियावी और साइंटिफिक नॉलेज मौजूद है। ये एक डॉक्टर के पास होना चाहिए, इंसान के पास खुद नहीं होना चाहिए कि वो अगर अपना जेंडर चेंज करना चाह रहा है तो उसके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। Well, I would like to say that of course बहुत सारे दफ़ा मतलब इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी हो रहा है दैट काफ़ी लड़के अपने जेंडर बदल रहे हैं फॉर सम ऑड रीजंस, मतलब वो समझते अपने आप के अंदर एक खातून है। सो आई बिलीव आई टोटली अग्री विद डॉक्टर साहब दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, एंड कुछ केसेस सॉल्व हो जाते हैं के जरिए, क्योंकि आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव दिस इशू एंड हैड दिस इशू दैट वो लोग समझते थे दैट उनके अंदर एक खातून है, बट अब वो लोग अच्छी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड प्लास्टिक सर्जरी ये सारी चीज़ें होती है, बट वी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट, हमें लिमिट के अंदर ही काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है दैट इंसान जो बनना चाहता है ना वो बन जाता है, मतलब इस तरह तो मैं भी बोल दूँ दैट मेरे अंदर एक मर्द है, पर यू नो वी एक्चुअली हैव टू फिक्स दिस, इट्स अ ब्रेन प्रॉब्लम, क्योंकि आई एटलीस्ट हैव 2 to 3 फ्रेंड्स जो इन प्रॉब्लम के जरिए गुजरे हैं। सो आई अंडरस्टैंड उनके लिए काफ़ी मुश्किल मसला होता है, पर ये एक दिमाग का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर जो बहस चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि पहले एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपको अपना कराना चाहिए, उसके बाद जाके जो है आपको इतना एक ड्रास्टिक स्टेप है, जो जिस तरह आपने मतलब सिलिकॉन कराया या आपने जेंडर चेंज कराया, आपने अपनी जेंस चेंज कराई, उसके बाद फिर आपको ये फैसला करना चाहिए कि आप इससे मुत्तफिक हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने अपना एनालिसिस कराया होता तो शायद मतलब चीजें डिफरेंट होती। देखिए ये सब बेकार की और फजूल की बातें हैं, खुदा की कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब मशीनें, ये सब जितनी भी हैं चीज़ें, साइंस, सब कुछ फेल है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक रूह डाली है औरतों वाली, और वो औरतों वाली रूह डाल दी है और हम काम मर्दाना करना शुरू हो जाए तो ये भी अजीब सा लगेगा। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने औरतों वाली रूह डाली है तो वो जाहिर सी बात है वो औरतों की तरह बनने के लिए तैयार रहती है हर वक्त। वो कहती है कि मेरी सिलिकॉन भी हो, मेरे चेहरे पे बाल ना हो, मैं मेकअप करूं, मेरे बाल लंबे हो, मैं खूबसूरत दिखूं, लड़कियों की तरह लगूं, मेरा फिगर लड़कियों की तरह हो। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो अजीब सी बात लगती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि वो मतीरा ने कहा कि उनके इल्म में उनके कुछ इस तरह के दोस्त हैं जिन्होंने जब अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जाके कराया तो बाद में उनको मतलब पहले वो भी ये महसूस करते थे कि उनके अंदर एक खातून मौजूद है, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद मेरी बहन बुरा अगर ये मेरी बहन बुरा ना मनाए तो मैं इनको हकीकत ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो
है कि कितना है, तो वो ये कुछ भी नहीं हो सकता कोई भी। हाँ, वो जान के, फिर शायद वाली बात है कि वो जान के बनना चाहते होंगे जो ओरिजिनल हैं, और उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो इसी तरह की हैं कि हम बिल्कुल लेडीज में आ जाएं, लेडीज बन जाएं, और हमारी लड़कियों वाली, औरतों वाली ख्वाहिशात हों, हमारी शादियां भी हों, हमारे बॉयफ्रेंड भी हों, हम बिल्कुल लड़कियों की तरह लगे और लड़कियों के साथ बैठे हुए लड़कियां ही महसूस करें और कोई हमें महसूस ना कर सके। हमारी जी इब्तिसाम साहब, हमारी शादियां भी हों, हमारे बॉयफ्रेंड्स भी हों, मैंने आपको पहले ही बता दी है बात कि जब आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ फिर बात जो है ना कंट्रोवर्सी में चली जाती है। लेकिन जो हम जिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी या अल्टीमेटली जो है ना इसके ताने बाने वहाँ जाके मिलते हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग का नाम है। या आप इस फीलिंग को डिल्यूट करके एक नया नाम दे दें कि मुझे जेंडर की या मेरे अंदर एक रूह की पुकार है, तो मैं ये समझता हूँ इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ इस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको एक वजूद अता किया है, आप मर्दाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सर्कमस्टांसेस से और सराउंडिंग से कोई एबनॉर्मलिटी अपने अंदर जो है ना उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपके अंदर जो हैबिचुअल चेंज आ रही है आपके माहौल से आ रही है, और सारा का सारा माहौल आहिस्ता आहिस्ता आपकी साइकोलॉजी इस हद तक असरअंदाज हो गया है कि आप जेंडर की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तैयार हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ इसके लिए माहौलियाती तब्दीली की ज़रूरत होती है, अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल थेरेपी इसके अंदर बड़ी मौसर साबित होती है। अगर ये की जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये मुआशरे के अंदर जो है ना दूर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, मतलब ये क्या वाकई मतलब सिर्फ एक लॉजिकल स्टेट है कि एक आदमी फील करता है कि मेरे अंदर एक औरत की रूह है, या वाकई मतलब इसमें आप मतलब मेडिकली अगर हम बात करें तो ये इसमें ये मतलब क्या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है, एनवायरनमेंट चेंज करेंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सबसे पहले अलामा साहब की बात को बताते हुए कि देखिए किसी चीज़ के ताने बाने अगर किसी और चीज़ के साथ मिल रहे हैं, इफ़ यू कैन मीट एन एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग, इसका ये मतलब नहीं कि ड्राइविंग छोड़ दीजिए। अब इन खातून की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन हमने तो इसको एज ए पूरा इल्म पढ़ा है ना जी। उसमें आप सपोज करें कि आप किसी बंदे का, आप आम पब्लिक को भी अब पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जिसमें हो वो मेल होता है और जिसमें डबल एक्स क्रोमोसोम हो वो फीमेल होता है। अगर हम इनमें से कुछ मरीजों के टेस्ट कराएं जो कि फुल फ्लेज मेल्स हों अपीयरेंस वाइज, उनके अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम निकले, और फिर बाकी के टेस्ट भी कराए जाएं तो जो ख़वातीन में हार्मोन्स हैं जो उनके डिफरेंट अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं वो फीमेल्स वाले निकले। ठीक है, तो इस केसेस में हम जेंडर चेंज आप एडवाइस करेंगे? लेकिन जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं समझता हूं ये तो इलाज है। आप डबल एक्स भी पाया जा रहा है और उनके अंदर जो है ना जनाना हार्मोन पाए जा रहे हैं, तो फिर मैं डॉक्टर साहब से बड़ी माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा, उसके इफेक्ट्स में आपके फिजिक के ऊपर जरूर आने चाहिए। ये नहीं हो सकता क्योंकि फिजिक टोटली मर्दों की तरह नजर आ रही हो और उसके सेकेंडरी जो सेक्स करैक्टर होते हैं वो भी अपीयर ना हो रहे हो, ये बात मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये अलामा साहब अपने में तो माशाल्लाह जाने पहचाने हैं, लेकिन इस मामले में मैं मतलब नाम तो मुश्किल सा है। देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। आपके अंदर एक भी वो अपीयरेंस में नई चीज़ आती क्योंकि असल में वो रिसेप्टर्स ही नहीं होते बॉडी में। ये बड़ी रेयर कंडीशन है, लेकिन उसको डायग्नोज करना और फिर बाद में कि उसको हमने सिलिकॉन करना है कि नहीं या किसी की सेल्फ एस्टीम के लिए करना है कि नहीं। मेरा जो आर्गूमेंट है वो सिर्फ जस्ट उसका ये है जी कि एक बर्न पेशेंट के स्कार है, एक खातून जिसकी शादी होने वाली है उसके थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, एक खातून जिसने डाइट और फुल एक्सरसाइज के बावजूद उसके पेट पे थोड़ी सी चर्बी है, अगर वो उसकी लाइपोसक्शन करवा लेती है फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन, जो तब करे जब उसकी राइट इंडिकेशन बनती हो। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यही है, हम अपने ट्रेनीज को सबसे पहले ये पढ़ाते हैं कि उन पेशेंट्स को आइसोलेट करें जो साइकोलॉजिकल डिजीज की वजह से। वो बात हो गई, लेकिन मैं जेंडर की बात कर रही हूँ। जिस तरह आपने कहा कि अगर देखने में एक जो है वो खातून है और हम पहले उसको डायग्नोज करते पॉइंट जो है ना ऐड करना चाहूंगा, अगर यानी जिसको आप कह रहे हैं हमने उसको ट्रांसफर करना है और वाकईतन औरत बन के जिंदगी गुजारने के काबिल है, फिर तो मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री कर सकता हूं। लेकिन जब ये बात साबित हो गई औरत भी अब नॉर्मल बन रही है, तो फिर मैं समझता हूं उसको कतई तौर के ऊपर उसको मर्दाना उसकी शुबाहत को जो है ना बदलना, ये ज्यादती की बात है। यानी औरत भी अब नॉर्मल बन रही है। या तो एक बात इंडिकेट की जाए कि उसके अंदर जो है ना अपेरेंटली तो चले ये बात नजर आ रही है मर्द है, लेकिन अंदर उसके इन्होंने कहा जनाना हार्मोन मौजूद है और जनाना सारा का सारा सिस्टम भी मौजूद है, और उसके इलाज मुआवजे के बाद वो एक परफेक्ट औरत की शक्ल भी इख्तियार नहीं करती, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो आपको हर सूरत उसके पेरेंट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं को जो है ना मेंटेन करना चाहिए, उन्हीं को डोज करना चाहिए। शाजिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी शाजिया।
मारिया ऐसे हैं ये जो कह रहे हैं, बता रहे हैं मुझे कि अगर वो मर्दों की तरह लगती है, ऐसी भी हैं, मगर वो क्या करें, वो मजबूर हैं। मैंने ऐसी भी देखी हुई है कि जो ऑपरेट करवा के लड़कियों की तरह लगती हैं और जो ऑपरेट करवा के लड़कियों की तरह नहीं भी दिखती। मुझे ये बताएं कि वो फिर भी नहीं छोड़ रही। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि उनके अंदर कूट कूट के जनाना रूह भरी हुई अल्लाह ताला ने। अगर उसको पता चल रहा है कि मैंने ऑपरेशन करवा के भी ऑपरेट करवा के भी मेरी शक्ल चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या करे? वो अपने आप को गोली मार दे, मर जाए। जिंदगी तो उसने गुजारनी है। और मेरा मेरी एक बात है, अपने फिर भी मतलब शक्ल चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये एक जुनून है और इसका कहीं जो है वो कहीं इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है, तो आगे से आगे चलते जाएंगे। उनका ये मानना नहीं कर सकते, ना घर वाले कर सकते हैं, ना कोई बाहर वाला कर सकता है। अगर मेरा जहां तक मेरा अपना नजरिया है, मैं वो यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बंदा भी अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो हम इंसानों को एक दूसरे से वो नहीं करना चाहिए कि हाँ जी तूने ये काम किया है तो तेरे लिए ये सजा मुंतखब है। ठीक है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी जो करता है उसके लिए कानून बना हुआ है हमारे मुल्क में, ठीक है, तो उसको उस चीज की सजा देनी चाहिए। अगर कोई अपनी जींस चेंज करवाता है, अगर कोई अपनी आईज चेंज करवाता है, कोई आईब्रो चेंज करवाता है, कोई अपना, कि जिस तरह मौलाना साहब ने ये सवाल उठाया है, एक बात पूरी करना चाहती हूँ कि अगर जब कोई भी बंदा अपने आप को कुछ चेंज करवाना चाहता है गुड लुकिंग के लिए कि मैं खूबसूरत दिखूं, मैं बिल्कुल लड़कियों की तरह लगूं, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हर इंसान ने अगर कुछ भी किया है तो उसका सिला उसको अल्लाह ताला ने देना है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसकी सजा उसने खुदा से लेनी है। वो आपकी बात सही है कि क्या ये ट्रेंड्स मुआशरे प्रमोट होने चाहिए या ये मुआशरे के अंदर इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं अगर आप इनको डिस्करेज नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर बेतदाली पैदा होगी। खुदा ना आस्था छोटी सी बात करता हूँ, कोई भी बंदा नॉर्मली ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी जो है वो बेटा बनने की कोशिश करे या उसका बेटा उसकी बेटी बनने की कोशिश करे। आप ये बताएं, एक बंदा जब नॉर्मल ह्यूमन एक बिहेवियर है उसके अंदर चीजें जो है ना वो उनको परसीव ना करता है ना उनको कबूल करता है, तो हम इन चीजों को मुआशरे के अंदर क्यों इंडोर्स करते हैं? मैं समझता हूं इसका मतलब ये चीज हम अपने घर के लिए पसंद नहीं करते, अपनी जात के लिए पसंद नहीं करते। अगर हम उनको मुआशरे प्रमोट करना चाहते हैं तो ये एक गलत ट्रेंड को हम प्रमोट कर रहे हैं। आपने हमारे मेहमानों की जो है वो गुफ्तगू सुनी और अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम है, लेकिन उसमें आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जहां तक बात हुई कॉस्मेटिक सर्जरी की या प्लास्टिक सर्जरी की, बेशक उस पर बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं हमारे पास, लेकिन एक चीज पर हम मुत्तफिक हैं कि अगर कोई चीज मतलब अगर कोई इस तरह की चीज है जो मेडिकली या किसी चीज का फंक्शन जो है वो इंप्रूव कर सकती है, चाहे वो आपके मुंह पे जो है अगर आपका मुंह जला हुआ है या आपका हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने और जिस तरह बात की कि देयर शुड बी समथिंग दैट ड्रॉज द लाइन, एक डिवाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। कब हम बहुत आगे निकल गए हैं उसका एक जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ना हो कि हम खूब से खूबतर की तलाश में जो है वो अपने आप को ही खराब कर बैठे। मारी जुल्फिकार खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।